नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शाम का वक्त है और मैं हूं आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज क्षेत्र में। और ये जयगहाँ बाज़ार एक मार्केट पड़ती है, यहीं पे लोग बैठते रहते हैं और छोटी सी चर्चा हम शुरू यहीं पे करते हैं क्योंकि 2024 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है, लोकसभा चुनाव का। और सभी की निगाहें 2024 के उन नेताओं पे है, उस सत्ता वाली पार्टी पे है। क्या लगता है तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी वो अपना हैट्रिक लगाने में सफल रहेगी या इस बार कुछ विपक्ष परिवर्तन कर देगा? इस यही छोटी सी चर्चा हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और बड़ी बड़ी बातों को बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स को छोटी शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे ज़मीनी स्तर का जो सर्वे है, जो लोगों के अंदर विचार है, वो सरकार के प्रति क्या है। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ युवागण बैठे हैं और कुछ बंधु भी हैं। नमस्कार। अरे कुछ का लगत बा इस बार केकर सरकार आई? मोदी जी की सरकार है जी। मोदी जी की आई जी बीजेपी सरकार आई। डर के मारे बोलने नहीं, डर के बारे में सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जो विपक्ष जो कह रहा है कि जो मोदी जी के खिलाफत कर रहा है, उनके सवालों का जवाब दे रहा है पुरजोर तरीके से, ईडी सीबीआई के माध्यम से उनको अंदर कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सरकार बनेगी मोदी की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा। आपकी बार मोदी सरकार फिर मोदी सरकार। पहले वाला नारा फिर रहेगा, आपकी बहुत ही महंगाई की मार, आपकी बार भाजपा सरकार रहेगा सब दोबारा। नमस्कार जी। क्या लगता है आपको भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में कितना सफल है? अभी सफल तो नहीं है क्योंकि सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। सरकार के जो कितने भी एग्जाम करा रहे हैं लीक हो जा रहे हैं पेपर। युवाओं के भविष्य पे इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है? असर पड़ता है क्योंकि जितने बच्चे एग्ज़ाम में फीस देते हैं वो तो वापस नहीं होती है और उनका जो एज होती है वो निकलती चली जाती है। रैलियों में आने के बाद हाथ जोड़कर, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो, हाथ जोड़कर जब उनके गार्जियनों से या उन्हीं युवाओं से जब वोट मांगा जाता है और जब सत्ता आ जाती है उसके बाद उन्हीं युवाओं पे लाठी दिया जाता है, तो कैसा लगता है? इसका जवाब भी इस चुनाव में दिया जाएगा। युवा इस चुनाव में जवाब देगा इसका। सरकार जवाब युवा देगा बिल्कुल देगा। आजमगढ़ की जनता क्या मूड बना रही है इस बार? ये तो भाई हम कैसे बता सकते हैं, मैं अपना बता सकता हूँ। आपको लगता है कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं है? अभी तो मैं नहीं इसके बारे में कह सकता हूँ कुछ। अनुराग भाई आपको क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार देने में भाजपा सरकार कतई नहीं सफल है? सफल नहीं है? नहीं है। व्यवसाय करते हैं आप? व्यवसाय में क्या लगता है, कुछ प्रॉफिट है? क्या प्रॉफिट है, बस रोजी रोटी चल जाती है, घर का माध्यम है, बड़े भाई हैं कमाते हैं, उसी में चलता है, गुजारा होता है। व्यवसायियों पर जीएसटी की बड़ी मार लग रही है, सुने में मार है। सुना हूँ कि व्यवसायी जीएसटी से मर रहे हैं। बेशक मर रहे हैं। 12% से 18% लगा दिया गया व्यवसायी जीवन पे जीएसटी। जीएसटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा इस बार आजमगढ़ में? इस बार आजमगढ़ में भाजपा सरकार हमें लगता है नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी। केंद्र में? केंद्र में तो हो सकता है कि मोदी जी बैठे, क्योंकि विपक्ष में वो चेहरा आपको नहीं दिख रहा है। नहीं, विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है। हाँ। आपको क्या लगता है सर, युवाओं के लिए सरकारें, आपके मैं सुझाव जानना चाहूँगा कि सरकारों को क्या करना चाहिए युवाओं के लिए? सरकार को, चाहे सरकार किसी भी पार्टी को, बहुत सारे पार्टियां हैं इस देश में। कुछ केंद्रीय पार्टियां हैं, कुछ स्टेट लेवल की, कुछ लोकल लेवल की पार्टियां रही हैं। लेकिन चाहे समय कभी भी रहा हो, चाहे 70 रहा हो, 1947 रहा हो, 47 से पहले की भी चीज़ें रही हों, लेकिन हमेशा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे करके सुधारा जाए, जो कि फास्ट किया जा सकता था। जैसे बेसिक नीड्स है एजुकेशन की। आज भी आप प्राइमरी स्तर की शिक्षाएं देखिए, ना स्कूलों में अच्छे टीचर्स हैं, ना पर्याप्त शिक्षक हैं और ना ही वहाँ पर कोई फर्नीचर्स हैं। आज भी क्या गरीब के बच्चे नीचे ही बैठ के पढ़ने के लिए बने हुए हैं। इतिहास में सर पहली बार ऐसा हुआ एजुकेशन पे टैक्स लगा है। हाँ, ये और पूरे दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जहाँ पर एजुकेशन पे टैक्स लगा हुआ है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री, 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। फिर ये इन सब मामलों में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है और चाहे सरकार ये बने या कोई और सरकार बने, कम से कम एजुकेशन पे जो टैक्स लग रहे हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कम तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ख़त्म कर देना चाहिए। पहले एक नारा चलता था प्राइमरी विद्यालयों में लिखा हुआ था
पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा। हाँ, पहले विद्यालयों प्राइमरी विद्यालयों में कितने ज़्यादा बच्चे रहा करते थे, आज बच्चों की संख्या क्यों कम हो गई? कहीं ना कहीं शिक्षा का जो बात होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल व्यवसायीकरण हुआ। हर 10 कदम पर प्राइवेट स्कूलों को क्या दे दिया गया, परमिशन दे दिया गया। ना उन प्राइवेट स्कूलों के पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उतना जितना मानक होना चाहिए वो मानक पर भी नहीं उतरे हुए हैं। तो ये तो एक सबसे और से महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्राइवेट विद्यालयों की जो बिल्डिंग है 10-10 मंजिला 20-20 मंजिला हैं, लेकिन उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी जो है 10,000, 5,000, 8,000, 9,000 यही है। उनका मानसिक शोषण भी है और आवश्यकता से अधिक उनके काम भी लिए जा रहे हैं। और शिक्षक पर ये बोझ दिया जाता है कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया। उसके चक्कर में शिक्षक सिलेबस को मेंटेन करने में बच्चों पर भी क्या करता है, प्रेशर डेवलप करता है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता। और जैसे लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, क्या वो शिक्षाएं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल सकती? दिल्ली में जो एजुकेशन का जो स्तर जो लेवल केजरीवाल जी ने बनाया है, वहाँ का जो प्राइवेट विद्यालयों का जो स्कूल का जो सिस्टम है उसे कहीं बेहतर जो उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में बना दिया है। उनके जो टीचर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें। तो क्या लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश में भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये अभी तो जो योगी सरकार बीजेपी में जो हैं उनको भी उनसे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। चाहे पार्टी का कोई भी मेंबर हो, अगर दूसरी पार्टी के कुछ अच्छे काम किए जा रहे हैं तो उनसे हमें पार्टी द्वारा सीखना चाहिए। हाँ, वो यही तो है, अपने देश को विकासित करना है, मरना सबको है, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाएं कोई लोग हमको दुआओं में याद। ये युवाओं में याद रखें। हाँ, ये याद रखें। हमारे देश के भगत सिंह, गांधी जी, चाहे जो भी सुभाष चंद्र हाँ, बिल्कुल अच्छा काम करना चाहिए, देश के लिए काम करें। हाँ, यही तो होता है ना सर, क्योंकि ये जो शिक्षा मिली है कम से कम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमको लोग याद करें। और मेडिकल फैसिलिटी को हम चाहते हैं कि अच्छा करें। जैसे बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे इजराइल अच्छा कंट्री है और इजराइल में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हैं, जापान में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है। तो वैसे क्या मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं हो सकती? आजमगढ़ हमारा जो मंडल है, ये हमारा सदर अस्पताल, जिला अस्पताल जो आपका है, इसमें कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं मिल पाता कभी कभी जो सर्जन वगैरह होना चाहिए। कुछ ऐसे ज़्यादातर वहाँ का जो भार होता है, कार्यभार होता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई संभालता है वहाँ के जो फिजिशियन वगैरह जो होते हैं, यही सब ज़्यादातर लोग हैं। तो हाँ, ये जो अच्छे डॉक्टर्स हो रहे हैं और नंबर भी डॉक्टर्स के बढ़े हैं, तो उन डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। और मैक्सिमम डॉक्टर क्यों नहीं करते हैं गवर्नमेंट में? ताकि उनकी अच्छी सैलरी नहीं है। अगर आप अच्छी सैलरी प्रोवाइड करें, उनसे काम लें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करें, यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल को अच्छा कर दें। गवर्नमेंट संस्थाएं जो हैं बड़ी मुश्किल से हैं, उसको भी प्राइवेटीकरण अगर कर देंगे तो रोज़गार तो वैसे ही भी कम है, वो भी जो सेक्टर बचा हुआ है वो भी हो जा रहा है। बैंकों का विलयकरण कर दिया गया धीरे धीरे, कई बैंकों एक में मर्ज कर दिया। जो बैंकों का जो रोज़गार था, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते थे, वो भी अब कंपटीशन बढ़ गया। हाँ, बैंक में भी प्रॉब्लम होने लगी है अब। हाँ, और बहुत सारे बैंक तो ऐसे हैं कि जो दिवालिया भी होने की कगार पर हैं। सरकार उनको जाहिर नहीं करना चाहती है कि हाँ ये दिवालिया पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे हैं, अलग अलग एजेंसियाँ इन बातों को जांच भी की हैं कि इन दिवालियों को अगर सरकार ने अच्छा से चेताया नहीं तो ये दिवालिया हो जाएंगे, बहुत लोगों के पैसे डूब जाएंगे। पैसे डूबेंगे साहब। जो हमारे यहाँ जो एक रोज़गार का जो एक बैंक भी एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे लोगों को एक रोज़गार मिलता है, शिक्षित युवाओं को रोज़गार मिलता है, वो भी डूब जाएगा। डूब जाएगा। और जैसे अभी कहते ये गवर्नमेंट कहती है, बीजेपी गवर्नमेंट, कि हम टेलीकॉम में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी टेलीकॉम की हमारी एक BSNL वो सिस्टम, उसको पूरा आप ख़राब कर रहे हैं। तो आपकी दो बातें जिसे कहते कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में अच्छा। हाँ हाँ, तो वो अंतर दिखता है। तो आप अगर कथनी और करनी को कम से कम बराबर न कर सकें, वहाँ तक पहुँचा सकें। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से आपके विचार से क्या लगता है कि सरकार जो है ये सत्य है? हाँ, ये मैं देखता हूँ कि हाँ, यहाँ पर देखता हूँ कि चाहे केजरीवाल हों और केजरीवाल को जेल में बंद कराना, चाहे ED का सहारा लेकर के, चाहे जिसका भी, और ऐसे सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी का, क्योंकि ये तो बदले की भावना हो जाएगी, हो सकता है। हाँ, क्योंकि सत्ता हमेशा साथ नहीं देती। और बदलती खुद ही बीजेपी के ही पार्टी के एक बेहतरीन नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, कि सत्ताएं आएंगी, पार्टियां आएंगी और जाएंगी। उन्होंने अपने शब्दों में क्या किया, और रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाता है वीडियो कि हाँ, कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन देश प्रमुख होना चाहिए। तो देश में प्रमुख होना चाहिए। केजरीवाल को किसी भी मैं तो पहली बार देखा हूँ और अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहली बार कोई सीएम को गिरफ्तार किया गया, सत्ता रहते हुए जनता द्वारा चुना हुआ CM जो हुआ गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार हो गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है।
और अगर आप ये बात मानते हैं कि वो गलत हैं, तो क्या विपक्ष पार्टी के ही सारे नेता गलत हैं? आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर ईडी ने कार्रवाई किया हो? ये भी तो सवाल उठता है। विपक्ष ये भी दावा करता है कि जो जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसका जो सारा गुनाह होता है वो साफ़ हो जाता है कि वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन रखे हैं, उसमें जाने के बाद सभी एकदम क्लीन चिट। अगर ये बात मेरे पीएम तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री तक, तो ये बात ज़रूर अपने संज्ञान में लें कि क्या दूसरी पार्टी के ही लोग खराब होते हैं? क्या हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नहीं नेता हैं कि जो इन सारी चीज़ों को गलत काम करते हैं? तो ये सटीक सर्वे आप देख रहे होंगे और इस जानकारी को आपको पहुंचाना है आपका कर्तव्य। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। ज़मीनी स्तर के लोगों के विचार, उनके अंदर की जो एक छुपी हुई जो विचारधारा है, उनके अंदर जो दर्द है वो दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये समस्याएँ आपकी भी हों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ताकत देने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाथ उठा दीजिएगा, हो गया, कट करके हाथ उठा दीजिएगा। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आजमगढ़ के जनपद में और ये जयगहाँ का एक मार्केट छोटा सा है और यहीं पर हम आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। और क्योंकि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और युवाओं से बात कर रहे हैं और यहीं के कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल क्या है और